हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कस की थी। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए पहले समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो ये वेसल है और इसमें वाटर फिल किया हुआ है। अभी इसका टेम्परेचर अज्यूम करो 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। और ये पानी भरा हुआ जो वेसल है वो हमने एटमॉस्फेयर में रखा है। इन द सेंस हमने कोई एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब आ जाए, इस तरह की पूरी जो सिचुएशन है वहां पे रखा है। आप कोई एक रूम में रख सकते हो या तो रूम के बाहर कोई भी रख सकते हो। यहाँ पे आपने रखा है जिससे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये जो पानी है वो किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में। तो ये 70 डिग्री है तो ऑब्वियस इसमें से ऐसे हॉट एयर बाहर निकलेगी। अभी हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट क्या होता है कि जहां पे हीट ज्यादा है उससे दूसरी प्लेस पे जहां पे हीट कम है वहां पे हीट ट्रांसफर होगी। कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, दोनों की हीट सेम नहीं हो जाती तब तक, जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ से हीट लॉस होगा, कहाँ पे होगा? एटमॉस्फेयर में होगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो कि किसका रिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है? तो टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली मिल रहा है आपको टाइम के साथ। तो ये जो रिलेशन है वही हमें देता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस एंड द टाइम, दोनों के बीच में। तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होता है, जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, आपने पहले यहाँ पे मान लो कि 6 PM को रखा था, सॉरी 5 PM को रखा था। जब आप उसका टेम्परेचर नोट डाउन करोगे 7 PM के बाद, तो सेम टेम्परेचर थोड़ी रहेगा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि इसने पूरी जो अपनी हॉट एयर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो हॉट वाटर है उसका जो टेम्परेचर हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो गई होगी? ये एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो गई होगी। ठीक है, तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होता है, जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, ये डाउन होगा, टाइम के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है? डाउन। सो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर डिफरेंस व्हिच इज डेल्टा टी एंड द टाइम। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब हीट का लॉस पर टाइम। लॉस यहाँ पे आप वर्ड बोल रहे हो, दैट मींस यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सो हीट लॉस is directly proportional to the temperature difference, which is T2 minus T1. This one is a mathematical form of Newton's law of cooling. This one is a statement. This one is a mathematical form of Newton's law of cooling, right? So now removing this proportionality sign, we have to put the constant. We are putting here a constant k, small k. Minus dq by dt is equals to k t2 minus t1, where k is called positive constant. K is what? Positive constant. Now suppose a body of mass m and a specific heat capacity. We discussed in a previous lecture. Mass m and specific heat capacity is small s is at the temperature T, T2 एंड T1 टेम्परेचर क्या है?
तो T1 temperature is the temperature of surroundings because we have two temperature here, T1 and T2. So T1 is the temperature of surrounding and T2 is the temperature of heat capacity of certain body of mass. So that we can also say that the temperature of certain body is called T2 and T1 is the temperature of surroundings. So amount of heat lost is given by dq equals to ms delta T. This equation we have already studied in previous lectures. dq is equal to ms dt2. Now heat lost per time. Heat lost per time. अगर पर टाइम हमें हीट लॉस लेना है so we can write here heat loss per time. So dq divided by dt equals to ms dt2 डिवाइड बाय dt. दोनों साइड पे हमने t से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को फर्स्ट देते, यहाँ पे हो गया नंबर सेकंड. अभी दोनों को इक्वेट करते, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो आगे माइनस है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, मतलब माइनस ms dt2 डिवाइड बाय dt इक्वल्स टू k t2 माइनस t1. चलो ये t2 माइनस t1 वाला टर्म नीचे जा रहा है तो dt2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू माइनस k ms यहाँ पे नीचे की साइड पे डाउन साइड जाएगा और ये dt यहाँ पे हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे k डिवाइड बाय ms वाला जो टर्म है, ठीक है, माइनस k डिवाइड बाय ms, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल K. ये जो आपको टर्म यहाँ पे सॉरी इतना जो टर्म है इसको हम क्या अज्यूम करते हैं, कैपिटल ये कांस्टेंट है. So dt2 t2 minus t1 माइनस कैपिटल K into dt. ओके. अभी आप जानते हो कि अपर साइड जब dt वाला टर्म होता है तब ऑलवेज क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेशन जब करें तब क्या होगा, so applying integration over here dt2 t2 minus t1 minus k और कुछ नहीं होगा तो उसके साथ 1 तो होगा ही, तो 1 into dt क्योंकि k तो कांस्टेंट है. यहाँ पे k क्या है, कैपिटल K कांस्टेंट है. तो यहाँ पे t2 की जब हम वैल्यू लेंगे तब t2 किस फॉर्म में होगा, तो 1 डिवाइड बाय x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला 1 अपॉन x dx जो होता है उसका होता है ln x. क्या होता है, ln x. इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है. तो 1 डिवाइड बाय x जैसा ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ln t2 माइनस t1 माइनस k और यहाँ पे t और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखेंगे, c कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है. जब इंटीग्रेशन होता है तब लास्ट में कांस्टेंट c रखा जाता है. फिर से एक बार यहाँ पे लिखते हैं, ln t2 माइनस t1 इक्वल्स टू माइनस kt और प्लस c. ओके. चलो तो ये हो गया हमारे पास ln का फॉर्मूला. अभी आप यहाँ पे ln को हटाना चाहते
T2 माइनस T1 याद रखो, जब यहाँ से ln हटता है तो ये दोनों टर्म्स है वो e के पावर में चले जाते हैं, e रेस टू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ln हट जाता है, सामने का टर्म है वो e रेस टू के पावर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू e रेस टू क्या लिख सकते हैं माइनस kt प्लस e रेस टू c लिख सकते हैं, दोनों को पावर मिलेगा सेपरेट। सो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू e रेस टू माइनस kt, और ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो वहां पे मैं एक और कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूं c डैश, वेयर c डैश इक्वल्स टू e रेस टू c। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि e की वैल्यू याद रखो 2.7183 होती है, ये e की वैल्यू है, वो फिक्स्ड होती है वैल्यू, ठीक है। और c तो ऑलरेडी कांस्टेंट है इसलिए ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। सो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस e रेस टू माइनस kt प्लस c डैश, ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए लास्ट फॉर्मूला। क्या हो गया लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो वैसे अगर आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखो, ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखो तो यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन यहाँ पे स्टार बना रहा है, तो इक्वेशन स्टार का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और प्रैक्टिकली आप जैसे देखो तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लेना है ln T2 माइनस T1 ये y एक्सिस का, और x एक्सिस में क्या लेना है आपको टाइम, क्योंकि आगे भी मैंने बताया जैसे कि y एक्सिस पे क्या लेते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस और यहाँ पे टाइम, तो ये दोनों का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे स्ट्रेट मिलेगा। ये हो गया प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो कैलोरीमीटर में प्रैक्टिकली भी देखा जाता है, ठीक है। तो आप लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल करोगे तब कोई गर्म पानी लोगे थोड़े टाइम के बाद, वो जैसे ही धीरे धीरे कूल डाउन होता जाएगा तो उसका टाइम मेजर करोगे, और log T2 माइनस T1 और टाइम के बीच में रिलेशन जब भी आप ड्रॉ करोगे तो ऑलवेज आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, बट ऐसे डाउन मिलेगा, क्योंकि टाइम के साथ ऑलवेज टेम्परेचर क्या होता है इसमें डाउन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑफ चैप्टर 11। तो बेटा इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 का ये लास्ट टॉपिक था, इस चैप्टर की थ्योरी हम यहाँ पे कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।